चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 13। ठीक है, हम लोग का चैप्टर 13 है। त्रिभुज हम लोग का चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। दक्षता अभ्यास 13। और देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है, चित्र में त्रिभुज ए बी डी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ ए बी डी, इस त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, और सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी बी, सी डी बी, इस त्रिभुज की बात कर रहा है। यह दोनों आपस में सर्वांगसम दिया हुआ है। ठीक है, को देखकर निम्नांकित वैकल्पिक उत्तरों में सही उत्तर छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अभ्यास पुस्तिका पर लिखना है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों को 4 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, अभी इसी चित्र को देखकर, ठीक है, यह त्रिभुज सर्वांगसम है और ये सब 4 प्रश्न है, इसको हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो पहले हम लोग को दिया हुआ है कि कोण ए का संगत कोण कौन है। ठीक है, कोण ए का संगत कोण है, इसमें से हमको बताना है कौन संगत कोण है। चलिए हम लिख देते हैं हल। हम लोग पहले प्रश्न का पहला हल कर रहे हैं। देखिए कोण ए का संगत कौन हो जाएगा। देखिए कोण ए का संगत हो जाएगा, देखिए यही डी वाला बनेगा संगत कोण, है ना। देखिए आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए इस कोण के संगत, कोण ए के संगत यह वाला बन जाएगा। ठीक है, और देखिए और इस भुजा का संगत भुजा ये वाली बन जाएगी, इस भुजा का संगत भुजा ये वाली बन जाएगी। और जब दोनों क्या है सर्वांगसम है ना, तो देखिए इस भुजा का यह भुजा संगत भुजा बन जाएगा, ये वाला संगत भुजा इसका, और ये वाला तो वैनिष्ठ ही रहेगा। ठीक है, और देखिए और इस कोण की बात करेंगे ना, तो इस कोण का होगा संगत कोण यह वाला। ठीक है, और इस कोण का संगत कोण यह वाला। देखिए हम लोग और यहाँ से भी समझ सकते हैं हम। ठीक है, देखिए दिया हुआ हम लोग को ना त्रिभुज ए बी डी, तो देखिए तो और त्रिभुज सी डी बी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी जगह से जान जाएंगे। देखिए कोण ए का क्या होगा संगत कोण, जो कोण सी पर बनेगा। ठीक है, सी बिंदु पर कौन कोण बन रहा है, देखिए ए पर यही बन रहा है, सी पर यही बन रहा है, तो यही वाला हो जाएगा हम लोग का पहला का सही, थर्ड का पहले का हम लोग का सही होगा थर्ड वाला कोण सी। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे। दिया हुआ ए बी भुजा की संगत भुजा। चलिए देखिए जो देखिए पहला और दूसरा को मिलाकर ए बी बन रहा है ना, तो देखिए और सर्वांगसम होगा सी डी के। सी डी दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए हम लोग को दिया था ए बी ना, तो ए बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी डी। ठीक है, सेकेंड वाला का हम लोग को बन जाएगा सी डी बन जाएगा, ए बी का बनेगा सी डी, तो इसमें पहले वाला इसे ही है सी डी। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। देखिए थर्ड वाला हम लोग को दिया हुआ है ए डी भुजा की संगत। चलिए तो देखिए पहले और लास्ट वाले को बोल रहा है ना, देखिए ए डी में क्या है पहला और लास्ट वाला देखेंगे, तो इसमें भी पहला और लास्ट देखेंगे, सी बी बन रहा है। तो ए बी का देखिए ए डी का ना, ए डी का क्या कितना हो जाएगा, ए डी यहाँ पर है तो सी बी हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इस भुजा का संगत भुजा ये वाला बना। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा सही है। ए डी का बना था सी बी, तो पहला वाला ऐसे ही है। ठीक है, सी बी पहला ऐसे ही हो जाएगा इसमें सी बी। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं चौथे वाले पे। डी बी भुजा की संगत भुजा है। चलिए तो डी बी देखते हैं कहाँ पे, डी बी, तो देखिए डी बी यहाँ पर है ना, लास्ट वाला दो देख रहे हैं यहाँ पे, यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो यहाँ पर देखिए डी बी का यही हो जाएगा बी डी, डी बी का हो जाएगा बी डी, इसका वही भुजा बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। डी बी की बात करें तो यह इसका इसी संगत भुजा यही बनेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ था, तो डी बी का बी डी, तो यही वाला सही हो जाएगा पहला का, इसमें पहला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, यदि कक्षा 6 के सभी शिक्षार्थी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करें तो क्या बनने वाले सभी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप सभी वजह देखिए इसमें साइड सर्वांग समता लगेगा, है ना, सभी त्रिभुज सर्वांगसम रहेगा। तो चलिए हम तो पहले रचना करके बता देते हैं हल, दूसरे वाले को करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए हम लोग को 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर खींचना है ना, तो 6 सेंटीमीटर वाले को पहले हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ताकि और फिर इसका हम लोग बना देंगे। चलिए तो बना लेते हैं इसको। देखिए पहले हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर भुजा खींच लिया। ठीक है, और चलिए नामकरण कर देंगे। ठीक है, चलिए ये भी नामकरण कर देते हैं। और देखिए
अब देखिए अब हमको बनाना है ना, देखिए ये हमने कितना बना दिया 6 सेंटीमीटर ना, 6 सेंटीमीटर तो बना दिया। अब देखिए अब हम ना यहाँ पर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर को देखते हैं। तो देखिए यहीं से ना या तो पहले आपकी जो इच्छा करे पहले 4 ले लीजिए पहले, या फिर पहले 5, ठीक है। तो चलिए हम पहले 5 वाले को ही कटा लेते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर का एक हम बनाना है, तो 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे प्रकार में भर लिया और यहाँ पे केंद्र मानेंगे, ठीक है, और यहाँ पे चाप लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमने 5 सेंटीमीटर कटा दिया है और कितना बनाना था 4 सेंटीमीटर ना, तो चलिए 4 सेंटीमीटर का बना लेते हैं, नाप लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से कटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हम लोग को मान लेते हैं बिंदु सी है, ठीक है, ये कटान बिंदु मिला ना। तो अब देखिए यहाँ से हम ना इस कटान बिंदु को यहाँ से मिला देंगे, तो यह हम लोग को कितना मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। और यह वाला हमने भरा था 5 सेंटीमीटर का चाप, तो यह 5 सेंटीमीटर वाला बन जाएगा, ठीक है। इस बिंदु को हमने मिला दिया, तो कटान बिंदु को मिलाएंगे, ठीक है। इस कटान बिंदु को मिला दिया तो हम लोग को कितना मिलेगा, यह 5 सेंटीमीटर। इस तरह हम लोग का त्रिभुज का रचना हो गया। और देखिए और सभी शिक्षार्थी करेंगे ना, जितने भी लोग करेंगे तो सबका यह सर्वांगसम ही आएगा, है ना। मतलब सर्वांगसम का मतलब ये देखिए सभी भुजा तो बराबर ही रहेगा और आपस में ये अभिकोण ये अभिकोण ये अभिकोण सभी कोणों को नापेंगे तो हमेशा बराबर रहेगा। बाकी चलिए रचना हम थोड़ा सा लिख देते हैं, क्या क्या हमने किया। देखिए पहले क्या किया, सर्वप्रथम कितना 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर रेखा खंड ए बी खींचा। चलिए फिर हमने क्या किया, फिर हम बिंदु ए को ना, बिंदु ए को केंद्र मानकर कितना 5 सेंटीमीटर का हमने चाप कटाया, 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया या कटाया, ठीक है। फिर थर्ड में हमने क्या किया, बिंदु सी, बिंदु बी को ना, बिंदु बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया। तब जब चाप दूसरी बार लगाएंगे तो आपको कटान बिंदु मिल जाएगा, तब कटान बिंदु सी प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए फिर चौथा में क्या किया, बिंदु सी को बिंदु ए तथा बिंदु बी से मिलाया, बिंदु बी से, और पांचवा लिख देंगे अंत में या अंततः त्रिभुज ABC प्राप्त किया। अब जिसका कितना 4 सेंटीमीटर भुजा है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा था ना कि सभी शिक्षार्थियों को करना है, ठीक है। कक्षा 6 के सभी शिक्षार्थियों को करेंगे ना, तो देखिए सबका सब कुछ सभी त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, कक्षा 6 के, हाँ लिख देते हैं, हाँ कक्षा 6 के सभी शिक्षार्थियों का त्रिभुज सर्वांगसम होगा, यहीं पे लिख देते हैं। इस तरह यह हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है कि यदि ABC त्रिभुज PQR सर्वांगसम दिया हुआ है ना, दोनों त्रिभुज का सब कुछ एंगल और भुजा सब कुछ समान है, ठीक है। तो चलिए तो तथा AB बराबर 3.2 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और CA या AC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज PQR की भुजाओं के माप लिखिए, ठीक है, नाप लिखना है हम लोग को। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे,
हल हम लोग तीसरा वाले करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग को देखिए दिया क्या है, दिया है कितना, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर के, यह सर्वांगसम है ना। तो चलिए, तो ए बी बराबर हम लोग को कितना दिया हुआ है, देखिए ए बी बराबर दिया हुआ है, थोड़ा हम एक बार लिख देते हैं ना ताकि हम लोग आसानी से कर पाएँ। 3.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और कितना, बी सी बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है सी ए बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमको सभी भुजाओं को इसका लिखना है ना, पी क्यू आर के सभी त्रिभुज के सभी भुजाओं को लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर ए बी यहाँ पर है ना, तो देखिए थोड़ा हम एक बार ऐसे ही लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी का संगत भुजा कौन हो जाएगा, यहाँ पर पी क्यू, देखिए ए बी तो पी क्यू है ना। अच्छा बी सी दिया हुआ है ना, तो बी सी दूसरे वाले को, इन दोनों को ले रहे हैं ना, तो आप लेंगे क्यू आर को ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा। और देखिए अब ए सी दिया हुआ है लास्ट में, सी ए या ए सी, पहला और लास्ट को लिया, तो फिर लास्ट वाले में हम लोग पहले और लास्ट को ले लेंगे। ठीक है, इस तरह हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए, तो हम लोग लिख देते हैं कितना, इसको लिखना है ना पी क्यू को, तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा ए बी के, पी क्यू बराबर ए बी, देखिए पी क्यू जो है ए बी के बराबर होगा, है ना। बराबर कितना होगा यह 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे कैसे हमने लिख दिया, संगत भुजा से, है ना, क्योंकि सभी दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम रहते हैं ना तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए इस ए बी भुजा का संगत भुजा कौन सा बना, पी क्यू बना। ठीक है, तो पी क्यू का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया। चलिए इसी तरह और हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, और हम लोग को निकालना है यहाँ पे क्यू आर का भी निकाल लेते हैं। क्यू आर जो दूसरा दोनों है, ठीक है, क्यू आर है तो यहाँ पर बी सी के बराबर होगा, तो यह बी सी के बराबर होगा। ठीक है, तो बी सी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो लिख लिया इसका 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी लिखेंगे, रीजन यही रहेगा संगत भुजा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को लिखना है किसका, अब लास्ट वाले का लिखना है पी, और यहाँ पर दिया हुआ है सी और ए करके दिया हुआ है ना, सी और ए, तो पहले सी और ए लिख रहा है, तो चलिए हम आर पी लिख देते हैं, आर पी लिख देते हैं। ठीक है, या पी आर भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी भुजा को ए बी नापे या बी ए नापे कोई बात नहीं है, दोनों एक ही है। तो ये कितना निकला हम लोग को, यह ए सी के, चलिए सी ए लिखा है तो सी ए लिख देते हैं, सी ए के बराबर होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और रीजन वही रहेगा संगत भुजा। ठीक है, इस तरह हल हो गया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो चलिए लिख लेते हैं इसको हल। अब हम लोग चौथे वाले को करने वाले हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है ना, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के संगत भुजाओं के बराबर है, क्या त्रिभुज दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है प्रश्न कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के संगत भुजाओं के बराबर है। मतलब देखिए दो त्रिभुज है ना, दोनों का भुजा सभी बराबर है। ठीक है, दोनों का संगत जो भुजा है सभी बराबर है। तो देखिए अगर सभी कोई त्रिभुज रहता है ना, अगर किसी त्रिभुज का, थोड़ा सा हम यहाँ पर बता देते हैं। देखिए ठीक है, देखिए अगर कोई त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज को बताया कि यह वाली भुजा संगत भुजा बराबर है, यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, यह वाली भुजा जो है तीसरी भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तो यह हम लोग कैसे कह देते हैं कि यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। ये देखिए साइड सर्वांग समता हम पढ़ चुके हैं ना, भुजा 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 सर्वांग समता। ठीक है, उसी से हो रहा है, कह रहा है कि दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो चलिए ये बस समझने के लिए था। ठीक है, अब देखिए इसको, इस चीज़ को हम चलिए लिख लेते हैं, है ना, कि यहाँ से लिख देते हैं कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर है, तो भुजा या साइड तीन यस बना देंगे, या भुजा भुजा सर्वांग समता, भुजा 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे।
इस तरह ये हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो तो क्या त्रिभुज सदैव सर्वांगसम होते हैं। देखिए कह रहा है ना, दो त्रिभुजों में उनके कोण सभी बराबर है ना, उनकी भुजाओं की चर्चा नहीं की गई। तो चलिए इसको हम थोड़ा बताते हैं। देखिए अगर कोई त्रिभुज है ना, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा छोटा साइज में बनाते हैं बस ये समझने के लिए। मान लेते हैं कि यह देखिए यह कोण 40 अंश का है, यह 50 अंश का है, ठीक है। तो इसको थोड़ा उस हिसाब से बनाना चाहिए था ताकि ये भी लगे कितना 90 अंश का ये बनाना चाहिए था हमको, ठीक है। 90 अंश के हिसाब से बनाना चाहिए था ताकि ये 90 अंश बने, ठीक है। तभी तीनों कोणों का एक फल कितना हो जाएगा 90 अंश। तो देखिए इसमें हम लोग को बोला है कि बस कोणों को देखिए, ठीक है। अब देखिए अब इसी साइज का हम सेम चीज़ बड़ा में बना सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा बड़ा त्रिभुज हम बना सकते हैं जिसका 50 अंश का कोण हो, यह भी 40 अंश का हो और ये कितना 90 अंश का हो, ठीक है। सेम साइज का हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। देखिए ये सर्वांगसम नहीं होंगे त्रिभुज, है ना, क्योंकि अब भुजा बोले ही नहीं है कि भुजा कैसी होनी चाहिए, ठीक है। बस सिर्फ बोल दिया कि तीनों कोण बराबर है। तो यह असमरूप त्रिभुज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन यह देखिए सर्वांगसम नहीं होगा, ये छोटा चीज़ भी हो सकता है या बड़ा भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो यह सर्वांगसम नहीं बनेगा, ठीक है। और देखिए और हम लोग अब तक पढ़े क्या क्या है। देखिए सर्वांगसम के लिए हम लोग पहली बार क्या पढ़े थे, पहला पढ़े थे कि साइड 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 सर्वांगसमता, है ना। हिंदी में बोले तो भुजा 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 सर्वांगसमता, ठीक है। मतलब दो त्रिभुज रहेगा, उसमें देखिए दो त्रिभुज है ना। अगर इसका ये साइड इसके बराबर है, इसका साइड इसके साइड के बराबर है, तीसरा वाला साइड इस साइड के बराबर है ना। तो यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। और चलिए दूसरा हमने क्या पढ़ा था, देखिए एंगल साइड नहीं साइड एंगल साइड एंगल साइड पढ़ा था, ठीक है। मतलब भुजा कोण भुजा, ठीक है। मतलब दो त्रिभुज हैं, ठीक है, दो त्रिभुज हैं। अगर इसमें साइड यह वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाए और देखिए यह वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाए और बीच का जो कोण बन रहा है यह दोनों कोण बराबर हो जाए तो यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम मतलब एकदम इसका फोटो कापी, है ना। इसका सभी कोण बराबर रहेगा और सभी कितना सभी भुजा इसका संगत भुजा बराबर रहेगा। चलिए तीसरा में हमने क्या पढ़ा था, एंगल साइड एंगल, यह सर्वांगसमता पढ़ा था। मतलब कोण और कौन सा कोण भुजा कोण सर्वांगसमता ना, कोण भुजा कोण सर्वांगसमता, ठीक है। तो अच्छा इसमें क्या था, कह रहा था ना कि जैसे दो त्रिभुज है, यह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कब कहलाएंगे। जैसे देखिए यह वाला कोण इस कोण के सर्वांगसम हो जाए, है ना, बराबर हो जाए, मतलब कोण बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर और जो इनके बीच की भुजा है ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इसी को कहते हैं कोण भुजा कोण सर्वांगसमता, ठीक है। तब यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अच्छा चलिए चौथा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चौथा हमने पढ़ा था राइट हाइपोटेनियस साइड। कह रहा था ना इसमें देखिए मतलब राइट का मतलब समकोण समकोण, ठीक है। फिर कर्ण और फिर कह रहा था भुजा। कह रहा था ना कि देखिए दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज में कितना, पहले तो एक समकोण हो, समकोण मतलब 90 अंश का कोण हो, ठीक है, 90 अंश का कोण बराबर हो जाए और फिर कर्ण बराबर हो जाए। जो 90 अंश का सामने एक भुजा ये वाली भुजा, जो 90 अंश के सामने इस वाली भुजा के बराबर हो जाए, ये वाली भुजा एक कोण 90 अंश। और देखिए और भुजा एक भुजा मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाए या ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाए, ठीक है। मान लेते हैं यही वाले इसके बराबर हो गया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। लेकिन देखिए जो हम लोग को दिया था ना ये इन चारों में से कोई नहीं था। हम लोगों को दे दिया था कि मतलब एंगल एंगल एंगल, तो देखिए एंगल 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 कोई है ही नहीं, ठीक है, इसलिए यह नहीं बना। चलिए हम लिख देते हैं हल पाँचवें वाले को, ठीक है। इसका उत्तर लिख देते हैं, नहीं बनेगा ना। चलिए हम यहाँ पर जो है दिया है पूरा एक बार लिख देते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के बराबर है। एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम नहीं होंगे ना। यहाँ पर हुआ था, है ना, सर्वांगसम हुआ था, यहाँ पर नहीं होगा।
आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है ना कि एक त्रिभुज का एक कोण 130 अंश का है, शेष दो कोण आपस में बराबर है, इन दोनों कोणों को माप ज्ञात कीजिए। इन दोनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, हल हम लोग करने वाले हैं छठे वाले को। देखिए चलिए, तो पहले हम ना एक त्रिभुज इसी तरह बना देते हैं। जैसे देखिए इस तरह हम एक त्रिभुज बना देते हैं। देखिए यह बोला कि एक 130 अंश का है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा हम बना देते हैं 130 जैसा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं ABC त्रिभुज है, ठीक है। तो देखिए 130 अंश का एक कोण हो गया, ठीक है। और बाकी बोला है कि शेष दो कोण आपस में बराबर है। तो देखिए मान लेते हैं यह भी x अंश का है, तो यह भी x अंश का है, ठीक है, क्योंकि एक 130 अंश है तो दोनों बराबर है। तो लेकिन हम लोग जानते क्या है, त्रिभुज के अंतर कोणों का, ठीक है, योगफल 180 अंश जानते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, माना आपस में बराबर कोण यक्स अंश के हैं ना। हमने लिख दिया यहाँ पे यक्स अंश के हैं, जो हमने माना है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल कितना 180 अंश होता है। चलिए तो यक्स अंश, ठीक है, और इस वाले को जोड़ेंगे यक्स अंश, ठीक है, और प्लस 130 बराबर कितना 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। और ये हमने कैसे लिखा, त्रिभुज के अंतर कोणों से, त्रिभुज के अंतर कोणों का योग, अंतर कोणों का योग, ठीक है। अब देखिए यक्स में यक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। यक्स में यक्स जब आप जोड़ देंगे तो 2x हो गया, और 130 प्लस में उधर भेज देंगे बराबर को उधर, तो माइनस में, तो 180 में से माइनस कितना 130 अंश कर देंगे तो देखिए 2x। तो देखिए 180 में से आप 130 घटा देंगे ना तो 50 मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 2 गुणा में तो इधर हो जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50/2, और 50 में जब आप 2 से भाग देंगे, 50 में 2 से भाग देंगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा कितना 25 मिल जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू निकला हम लोग का 25 अंश, है ना। तो अतः हम लिख देते हैं, अतः शेष दो कोणों का माप, शेष दो कोणों का माप कितना है 25 अंश है, ठीक है। इस तरह यह हल हो गया। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, दोनों कोण कितने कितने अंश के हैं। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, हल हम लोग करने वाले हैं 7वां वाले को, ठीक है। देखिए तो पहले हम ना एक समकोण त्रिभुज जैसा बना देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यही समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे 90 अंश हो गया, और दिया था कि शेष दोनों बराबर ना। चलिए तो ABC हम थोड़ा नामकरण कर देते हैं, ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC। चलिए यहाँ पे 90 अंश हो गया, तो यहाँ पे मान लेते हैं यह शेष दोनों कोण आपस में बराबर है ना, तो इसको भी x अंश मान लेते हैं, इसको भी x अंश मान लेते हैं, ठीक है। बस इसी तरह इसको हल कर देते। देखिए माना शेष दोनों कोणों का मान यक्स अंश है, ठीक है। दोनों बराबर हैं तो यक्स अंश के मान लेते हैं, ठीक है। बाकी अब त्रिभुज का नियम लगा देते हैं, ठीक है। लिख देते हैं कितना यक्स प्लस यक्स प्लस 90 बराबर कितना 180 अंश। त्रिभुज के अंतर कोणों से हमने लिख दिया, त्रिभुज के अंतर कोणों से, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए, अब इन x प्लस x को जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा, और प्लस देखिए, और प्लस में 90 ना तो बराबर को उधर भेज देते हैं, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 180 माइनस 90 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2x बराबर कितना 180 में से आप 90 घटाएंगे ना, 9 दूना 18 होता है, तो कितना हो जाएगा 90 अंश आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 2x गुणा में है तो 2 को गुणा है तो भागा में भेज देते हैं, ठीक है। 90/2 हो गया, तो x का वैल्यू कितना 45 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग को निकला 45, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो चलिए तो लिख दीजिए यहाँ पे शेष दोनों कोण क्रमशः 45 अंश के हैं, ठीक है। इस तरह से हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया है, पाठ्यांकित चित्र में बिंदु DE, चलिए तो बिंदु D और यहाँ पे E दिया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज ABC
भुजा ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि जैसे कह रहा है ना कि यह त्रिभुज है, त्रिभुज पर बिंदु जो डी ई है ना, इस प्रकार स्थित है कि डी ई बी सी के समानांतर है ना। कह रहा है कि जैसे यह भुजा ना, यह दोनों आपस में समानांतर है, ठीक है, समानांतर है, मतलब इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है। यदि कोण बी बराबर 30 अंश, अच्छा कोण बी क्या है, यहाँ पर है 30 अंश दिया हुआ है, ठीक है। कोण ए बराबर, चलिए यहाँ पर दिया हुआ है 40 अंश, ठीक है। तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात, देखिए यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर वाई, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड दिया हुआ है, ठीक है। इन सब का हमको वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे हल 8वां वाले को। अगर देखिए यहाँ पर दिया है बी सी ना डी के समानांतर है, तो देखिए जो 30 अंश है ना वो एक्स के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, देखिए हम लोगों ने, तो चलिए तो थोड़ा इसको हम लोग ना ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दो अगर समानांतर रेखाएं हैं ना, पहले कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों रेखाएं क्या हैं, या दोनों आपस में समानांतर रेखाएं, एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है इन सबको ना। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, ठीक है, कोण 5, कोण 6, ठीक, कोण 6 हो गया। चलिए कोण 7 लिख देते हैं, यहाँ पे कोण 8, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने चैप्टर 8 में 8 में क्या पढ़ा था, देखिए हम लोग पढ़े थे संगत कोण, संगत कोण, इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो संगत कोण, देखिए दो के एकदम फोटो में यहाँ पर क्या मिल रहा है, यह दो समानांतर रेखा है ना, तो दो के जगह पर मिल रहा है यहाँ पर 6 लिखे थे हमने ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का 6, कोण 2 बराबर कोण 6, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। 4 का कितना हो जाएगा, कोण 4 का हो जाएगा 8, कोण 4 का हो जाएगा कोण 8, ठीक है। इस तरह से हमने पढ़ा। 1 का हो जाएगा कोण 5, कोण 1 का संगत कोण बना कोण 5, ठीक है, कोण 5 बना, ठीक है। और कोण 3 का क्या बना, कोण 7, कोण 3 का बना कोण 7, ये हमने संगत कोण में पढ़ा था। और देखिए और बाह्य कोण हम पढ़े थे, देखिए बाह्य, अच्छा बाह्य कोण क्या हो जाएगा, जो बाहर है, इन दोनों रेखाओं जो समानांतर रेखा, इन दोनों के बाहर कौन कौन है, 1 2 7 8, तो बाह्य कोण बनेगा कोण 1, कोण 2, ठीक है, कोण 7, कोण 8, इस तरह बनेगा। अंतः कोण की बात करेगा तो यह दोनों, यह चारों कोण आ जाएंगे, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा था एकांतर अंतः कोण, ठीक है, इसको भी लिख देते हैं, एकांतर अंतः कोण पढ़े थे हम लोग। यह क्या था, कोण 4 ना बराबर होगा कोण 5 के, एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। कोण 4 बराबर कोण 5 पढ़े थे, ठीक है। और क्या पढ़े थे, ये कोण 3 बराबर कोण 6 होगा, यहाँ पे 6 हमने लिखा था, तो कोण 3 बराबर कोण 6 हो जाएगा, ठीक है। यह सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। और देखिए कोण 4 और कोण 6 का योगफल कितना होगा, 180 अंश। देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योगफल लिख देते हैं यहाँ पे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतः कोण, यह हम लोगों ने पढ़ा था अंतः कोण। तिर्यक रेखा के देखिए एक ही ओर 4 और 6 का कोण 4 और प्लस कोण 6 का योगफल कितना, 180 अंश, ठीक है। और कोण 3 और कोण 5 का योगफल कितना, कोण 3 और कोण 5 का योगफल कितना, यह भी 180 अंश, ठीक है। तो चलिए इतना सब कुछ हम जान गए ना, तो अब हम लोग सभी लोग प्रश्नों को आसानी से हल कर देंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर यह दोनों समानांतर रेखाएं थी, देखिए यह समानांतर है, डी इसके समानांतर है ना, तो यह एक तिर्यक रेखा है। जैसे इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे ना तो इस तरह से बढ़ जाएगा, ठीक है। यह एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यह वाला कोण यक्ष अंश के बराबर हो जाएगा, यक्ष के लिख देते संगत कोण से, ठीक है। संगत कोण में कोण यक्ष बराबर हम लिख देते हैं कितना, 30 अंश। कैसे हमने लिख दिया, संगत कोण से, ठीक है। अच्छा देखिए और यहाँ पर देखिए जेड जो है वो वाई के बराबर होगा, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर हमने यक्ष का वैल्यू 30 निकाल लिया ना, तो देखिए अब इस त्रिभुज में हम जेड का वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। लिख देते हैं, देखिए त्रिभुज किस में, ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में कोण 40 यक्ष दिया है, प्लस 40 अंश दिया है, ठीक है, और प्लस जेड दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना, 180 अंश ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं त्रिभुज के अंतः कोण से, ठीक है, त्रिभुज के अंतः कोण से हो जाएगा 180 अंश। तो देखिए यक्ष का वैल्यू हम अभी निकाल दिए कितना, 30 अंश, तो यहाँ पे लिख देते हैं 30 अंश प्लस 40 अंश प्लस जेड बराबर कितना, 180 अंश। तो देखिए 30 40 कितना हो जाएगा, 4 3 7 होता है, 70 हो गया, प्लस जेड बराबर कितना, 180 अंश। तो जेड का वैल्यू कितना, यहाँ पे प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 70, तो जेड का वैल्यू कितना कितना निकल कर आए,
180 में 70 घट जाएगा तो 110 बचेगा। जेड का वैल्यू 110 अंश निकल कर आए, ठीक है। और एक्स का वैल्यू हमने निकाला था 30 अंश, चलिए ठीक है। अब देखिए वाई का ना जैसे 2, देखिए यहाँ पर यह भी ना, देखिए यहाँ पर जो है इस तरह काट रहा है ना, तो देखिए यह भी यह देखिए ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर है, ठीक है। तो यह इस तरह यह वाला भी काटा तो समानांतर है, और जो ऐसे काट रहा है ना यह भी तिर्यक रेखा काट रहा है, तो यह वाला जो कोण बन रहा है इस कोण के बराबर होगा, तो जेड वाला कोण वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हम लिख देते हैं कितना, कोण जेड बराबर कोण वाई। क्यों बराबर है, क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो y का भी वैल्यू हम लोग का कितना निकाल कर आ जाएगा, z के बराबर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना 110 अंश आ जाएगा, ठीक है। इस तरह यह हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को दिया हुआ है, पारसंख्यिक चित्र में कोण सी समकोण है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दिया हुआ है कोण सी समकोण है, मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक का कोणों का योगफल कितना है, 90 अंश है, मतलब इस कोणों का जो यहाँ से यहाँ तक कोण बन रहा है 90 अंश है, ठीक है। दिया हुआ कि सी डी लंब है ना, लंब है ए बी पर, जो सी डी है या सी डी है वह लंब है इस पर, मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। और ए दिया हुआ है 65 अंश, जो यह वाला 65 अंश दिया है, तो निम्नलिखित कोणों के मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग को ज्ञात करना है कोण ए सी डी, तो हम लोग को दिया है ए सी डी, मतलब यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। और दिया है बी सी डी और बी सी डी, यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। और कोण सी बी डी, कोण सी बी डी, अच्छा यहाँ पर भी जो कोण है उसका भी वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं। देखिए फिलहाल में देखिए इस त्रिभुज की हम बात करते हैं ना, देखिए यह छोटा वाला जो है ए डी सी, हम लोग लिख देते हैं पहले हल, 9वें वाले को हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, इस त्रिभुज में कह रहे हैं, ठीक है, इस त्रिभुज में ए डी सी में देखिए यह 90 अंश हो जाएगा, ये वाला 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। हम देखिए दिया हुआ है हम लोग को कोण ए बराबर कितना 65 अंश, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ए डी सी या सी डी ए, यह कोण कितना हो जाएगा, कोण ए डी सी बराबर 90 अंश। आपने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि सी डी जो है, जो यह सी डी है ना ए बी पर परपेंडिकुलर है ना, 90 अंश का कोण बनाएगा, सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पे, लंबवत है, ठीक है। तो यह वाला कोण हो गया 90 अंश, तो हम लोग इसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इन तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180 अंश। तो चलिए हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कोण ए प्लस यहाँ पर देखिए ए डी सी, कोण ए डी सी प्लस जो यहाँ पर कोण बन रहा है ए सी डी, कोण ए सी डी, यह वाला जो बन रहा है कोण, देखिए त्रिभुज के इन तीनों कोणों को लिख दिया हमने, कोण ए को लिख दिया, अब इसका हम लोग वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर लिख दिया ए डी, यहाँ पर इस वाले कोण को, इस वाले और इस छोटे वाले कोण को, ठीक है। तीनों कोणों का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 अंश। त्रिभुज यहाँ पर लिख देते हैं, किस तरह लिखा हमने, त्रिभुज के अंतः कोणों से, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, ठीक है। चलिए तो देखिए कोण ए का हम लोग को वैल्यू पता है कितना है 65 अंश है, ठीक है। और प्लस ए डी सी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे हम लोगों ने अभी निकाला 90 अंश है, ठीक है, क्योंकि लंबवत था, प्लस तो यहाँ पे कोण ए सी डी बराबर 180 अंश, ठीक है। देखिए इन दोनों को जोड़कर हम बराबर के उधर भेज देते हैं। देखिए 90 में इतना हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 155 आ जाएगा, 165 जोड़ेंगे 90 में तो कितना 155 अंश आ जाएगा, प्लस कोण ए सी डी बराबर 180 अंश, ठीक है। तो कोण ए सी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 अंश में से 155 घटा देंगे, ठीक है। तो कोण ए सी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ पर बचा ऐसा है कि बचा 7 ना, 7 में से 5 चला जाएगा तो 2, 25 अंश है ए सी डी का वैल्यू, ठीक है। ये हम लोग का पहला प्रश्न था ना, देखिए जो पहला था ना ए सी डी, इसका हम लोग का वैल्यू है, चलिए यहाँ पर पहला लिख देते हैं, ये पहला का वैल्यू है हम लोग का। चलिए अब देखिए हम लोग को निकालना है कोण बी सी डी का ना, तो बी सी डी सेकेंड लिख देते हैं, सेकेंड वालों ज्ञात करते हैं। तो देखिए बी और फिर है सी और फिर डी, इस वाले कोण की बात कर रहा है। तो देखिए इन दोनों कोणों का देखिए जो कोण ए सी बी, यह जो बड़ा वाला कोण बन रहा है ना, देखिए यह जो यहाँ से यहाँ तक कोण बन रहा है, इसका पहले ये दिया था कि कोण सी समकोण है, क्या है
समकोण है, मतलब 90 अंश का है। यहाँ से यहाँ तक 90 अंश है और इस छोटे वाले कोण का हमने वैल्यू निकाल दिया 25 अंश, 25 अंश इसका वैल्यू निकाल दिया, तो बाकी जो बचा ये यही हो जाएगा। चलिए हम लिख देते हैं कितना, कोण सी बराबर, मतलब इस पूरे कोण की बात कर रहा है ना, ए सी बी की बात कर रहा है, कोण सी बराबर 90 अंश हम लोग को ये दिया था, दिया है, ठीक है। और हमने इसका वैल्यू निकाला ये ए सी, कोण ए सी कितना, ए सी डी का वैल्यू निकाला है 25 अंश, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम इसको लिख देते हैं कितना, तो देखिए कोण ए सी डी प्लस, देखिए इस कोण का योगफल और इस कोण का योगफल इस 90 अंश के कोण के योगफल के बराबर होगा। देखिए पहले हमने लिखा ए सी डी लिखा प्लस यहाँ पे लिखिए डी सी बी, कोण डी सी बी बराबर कितना 90 अंश, ठीक है। यही ना कोण 90 अंश के बराबर है। देखिए यहाँ से ए सी डी हमने लिखा इस छोटे वाले कोण को, फिर ये जो बाद वाला कोण बचा है इसको लिखा, इसका योगफल कितना 90 अंश के बराबर होगा, है ना, क्योंकि दिया था कोण सी कितना है 90 अंश है। तो चलिए इसमें हम लोगों ने एक का वैल्यू निकाल दिया, ए सी डी का वैल्यू कितना 25 अंश निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है, अभी निकाला है पहले प्रश्न में। तो चलिए इसका वैल्यू रख देते हैं 25 अंश प्लस कोण डी सी बी बराबर 90 अंश, ठीक है। 25 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कोण डी सी बी बराबर 90 में से 25 घटा देंगे तो कोण डी सी बी बराबर कितना, देखिए यहाँ से घटेगा 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर बचा 8, 8 में से 2 घट जाएगा तो कितना 65 अंश मिलेगा, ठीक है। तो यही हम लोग का निकल कर आया है कितना। तो चलिए इसको बी सी डी कहें या डी सी बी कहें, दोनों बराबर है। चलिए एक बार हम सीधा करके इसको लिख देते हैं, है ना, बी सी डी 65 अंश हो जाएगा, ठीक है। देखिए या तो इस तरह बी सी डी करेंगे तभी भी यही कोण बनेगा और डी सी बी करेंगे तभी भी यही कोण बनेगा, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। देखिए अब थर्ड वाले को यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है ना, इस वाले कोण को ज्ञात करना है ना, जो कोण सी बी डी बन रहा है, कोण सी बी बी फिर डी, तो यही वाला कोण बन रहा है। तो इसको हम लोग त्रिभुज से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज कितने डी सी डी बी में, सी डी बी में, ठीक है, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस त्रिभुज में भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कोण कितना डी सी बी प्लस कोण सी डी बी, कोण सी डी बी प्लस प्लस ना जो ये वाला कोण बन रहा है सी बी डी, इसका वैल्यू कितना 180 अंश। देखिए बस जो यह त्रिभुज था ना, त्रिभुज सी डी बी, इसके तीनों अंतःकोणों को हमने जोड़ लिया, कितना होगा इसका वैल्यू 180 अंश होगा। तो बस यही हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम त्रिभुज के अंतःकोणों के योग से, है ना, इसको हमने लिख दिया। चलिए तो हम लोग देखिए यह वाला तो हम लोग को पता है कि जो यहाँ पर कोण बन रहा था यह 90 बना था, तो यह भी 90 बना था क्योंकि यह परपेंडिकुलर था, है ना। तो चलिए इसका सबका वैल्यू हम लोग रख के निकाल देते हैं। देखिए कोण डी सी बी, तो देखिए कोण डी सी बी तो यही वाला कोण था, यह वाला कोण अभी हमने निकाला है डी सी बी कितना 65 अंश से निकाला था, ठीक है। और कोण देखिए सी डी बी, तो सी डी बी इस कोण की बात करें, देखिए 90 अंश ये भी हो गया था, 90 अंश ये भी हो गया था, है ना, क्योंकि यह लंबवत था, सी डी ए बी पर लंबवत था, तो यह भी 90 अंश, ठीक है। और प्लस इसको तो हम लोग को ज्ञात ही करना है, सी बी डी को तो ज्ञात ही करना है हम लोग को, बराबर कितना 180 अंश, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 155 अंश हो जाएगा, प्लस कोण सी बी डी बराबर 180 अंश, ठीक है। तो कोण सी बी डी बराबर कितना 180 अंश में से 155 अंश घट जाएगा, तो कोण सी बी डी बराबर कितना, यहाँ से भी हम लोग घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर बचा 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, ये भी मिला हम लोग को 25 अंश, ठीक है। इस तरह यह हल हो गया। चलिए हमको आगे एक और प्रश्न दिया हुआ है, विशेष प्रश्न करके, ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के बराबर है जिसकी भुजा 25 मीटर है, त्रिभुज की उस भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो शीर्ष बिंदु से 10 मीटर दूर है, ठीक है। इस तरह हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है।
तो चलिए हम इसको करते हैं। देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है ना, जैसे कोई त्रिभुज है, चलिए तो इस तरह हमने त्रिभुज बना लिया, वर्ग भी बना लिया। देखिए कह रहा था ना कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के बराबर है जिसकी भुजा 25 मीटर है। देखिए इसका जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल मतलब जानते हैं अंदर का एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल यही होता है, ठीक है। कह रहा है कि जो इसके इस क्षेत्रफल के बराबर है ना, जिसका वर्ग के बराबर है, इसके बराबर है, इसका क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन हम लोग को इसका वर्ग का दिया हुआ है, भुजा कितना दिया हुआ है 25 मीटर ना। तो देखिए एक दिया है तो सब 25 मीटर, ये भी 25, ये भी 25, ये भी सब 25 मीटर है, ठीक है। वर्ग का मतलब होता है सभी भुजा बराबर। और त्रिभुज में आधार गुणते ऊंचाई होता है। चलिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है देखिए 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई, आधार गुणते ऊंचाई होता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। दिया हुआ है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके उस वर्ग के बराबर जिसकी भुजा 25 मीटर है, मतलब इसका दोनों का क्षेत्रफल बराबर है ना। तो देखिए तो यह फार्मूला आता है 1/2 आधार गुणते ऊंचाई त्रिभुज के लिए, क्षेत्रफल के लिए, ठीक है। लिख देते हैं क्षेत्रफल के लिए, लिखे लाए हम दोनों क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, लेकिन वर्ग के लिए क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। इसके लिए होता है भुजा का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर ही होगा। क्यों बराबर है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो 1/2 लिख देते हैं आधार, चलिए पूरा ही लिख देते हैं आधार गुणते ऊंचाई, ठीक है। और यहाँ पर भुजा हम लोग को कितना दिया है 25, तो भुजा का स्क्वायर करते हैं तो मतलब 25 का वर्ग, ठीक है। तो 1/2 आधार गुणते ऊंचाई कितना 25 का वर्ग करेंगे ना तो 625 आएगा, ठीक है, 625। और देखिए यहाँ पर गुणे में है तो उधर चला जाएगा, तो जैसे 2 भागा में इधर ना बराबर को दे जाएगा तो गुणा में चल जाएगा। तो आधार, ठीक है, आधार गुणते ऊंचाई बराबर कितना 625 गुणते 2 हो जाएगा। चलिए आधार गुणते ऊंचाई फिर हम लोग एक बार लिख देते हैं। अब इसमें 625 में 2 का हम लोग गुणा करते हैं। देखिए 5 दूना 10 को 0 हाथ में लगा 1, 2 दूना 4 1 5 आ जाएगा, और 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आ गया। तो देखिए हम लोग को दिया था ना कि शीर्ष मतलब ऊपरी किनारा है, और जो दिया हुआ है ना कि त्रिभुज के उस भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो शीर्ष बिंदु से 10 मीटर दूर है। यह जो शीर्ष से यहाँ से जो ऊंचाई है ना, यही होता है। देखिए आधार क्या होता है, जो ये आधार वाली भुजा है इसको आधार कहते हैं, और ऊंचाई ये वाली होता है ना ऊंचाई। तो यहाँ पर ऊंचाई हम लोग को दे दिया गया है, कितना दिया हुआ है ऊंचाई 10 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग ऊंचाई का वैल्यू रख देते हैं कितना 10 मीटर हम लोग को दिया हुआ है, ऊंचाई का वैल्यू 10 मीटर दिया था, ठीक है। तो इसका हम लोग वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो आधार का वैल्यू हम लोग निकल जाएगा, आधार गुणते 10 बराबर 125, ठीक है। आधार यहाँ पे गुणा में है तो इधर भागा में चला जाएगा, 1250 लिखा हुआ है, 10 से भाग देंगे तो 0 कट जाएगा। तो आधार हम लोग को क्या मिल जाएगा 125। सब मीटर में काम हो रहा है, अभी मीटर में निकल कर आएगा। तो जो 125 मीटर है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया भी उत्तर, ठीक है। यहाँ पर यही वाला तीसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह यह पूरा चैप्टर हम लोग का समाप्त हो गया। अगली बार हम लोग यही वृत्त पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।